Hello, and I welcome you all in this mindful session. With me, my name is Suraj. Friends, understanding is the master key. If you understand, you will definitely achieve it. First, you understand and then you implement it. For example, अगर किसी पर्सन के पास 15 लाख रुपीस है और उसको एक अंडरस्टैंडिंग है कि उस 15 लाख से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, then he will earn crores of rupee out of that 15 lakh. बट मेरे जैसे इंसान के पास अगर 15 लाख रुपए हैं और उसको नहीं अंडरस्टैंडिंग है कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं उस 15 लाख से, तो वो पैसे नहीं कमा पाएगा. So here the important and major role played by understanding. If you understand, you will definitely achieve it. So आज हम क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं? So in today's video, it is our first video और इसमें हम समझने वाले हैं कि कैसे हम एक सिलेबस को, कोई भी मॉड्यूल को, किसी भी सब्जेक्ट को, यूपीएससी के किसी भी सब्जेक्ट को हम कैसे टैकल करेंगे. So welcome again friends. Now हमने किस तरीके से सिलेबस को कैटेगराइज किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसको आज हम समझेंगे. हमने पूरा यूपीएससी के सिलेबस को ऐसे कैटेगराइज किया हुआ है एंड हम हर सब्जेक्ट को, हर मॉड्यूल को ऐसे ही समझेंगे. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्कीम. सो दिस इज आवर स्कीम. हियर द सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. तो सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर केवल दिखाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. कोई 5 पार्ट होगा कोई सब्जेक्ट, कोई 6 पार्ट में डिवाइड होगा. ऐसे ही हमने सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है. तो सब्जेक्ट को ब्रॉड पार्ट्स में पहले डिवाइड किया हुआ है. देन एवरी ब्रॉड पार्ट के अंदर सब पार्ट्स होंगे. सो दिस सब पार्ट नंबर 1 विल हैव पार्ट नंबर 1 विल हैव सब पार्ट नंबर 1 एंड सब पार्ट नंबर 2. एंड देन हर सब पार्ट के अंदर हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे. लाइक दिस सब पार्ट नंबर 1 हैव 3 कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2 एंड कॉन्सेप्ट 3. तो मैं इसको रिपीट करूंगा. सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड पार्ट इज डिवाइडेड इनटू सब पार्ट एंड देन सब पार्ट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्सेप्ट्स एंड देन कॉन्सेप्ट के अंदर होगा इंफॉर्मेशन. सो दिस वे हमने पूरे सिलेबस को कैटेगराइज किया हुआ है और ऐसे ही हम सारे सिलेबस को कवर करेंगे. एग्जाम्पल के लिए मैंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को लिया हुआ है यहाँ पे. आज हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस को भी समझ के जाएंगे इस वीडियो में. ओके, सो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. पार्ट नंबर 1 दिस, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट 4. 4 पार्ट है. पार्ट नंबर 1 में है स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड. तो एक हमने सेगमेंट बना दिया कि पार्ट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ना है, द सेगमेंटेशन. एंड देन पार्ट नंबर 2 में है हम प्री मौर्यन पीरियड एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे. देन हम आएंगे पार्ट नंबर 3 पे. इसमें हम पढ़ेंगे एम्पायर्स इन साउथ इंडिया. इनके अंदर भी अभी हम डीप डिग करेंगे इन हर पार्ट को, क्योंकि हमने सब पार्ट में डिवाइड किया हुआ है एंड देन सब पार्ट को हमने कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया हुआ है. तो अभी ये केवल ब्रॉड पार्ट्स हैं. इसके अंदर हम समझेंगे हमें एक्चुअली में क्या क्या पढ़ना है. एंड दिस वे ऑफ स्टडिंग, ट्रस्ट मी, you will enjoy the syllabus, you will enjoy the subject और आपको मगअप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम इसको पूरा समझेंगे. बी विद मी, मेरे साथ बने रहिएगा. नाउ पार्ट नंबर 4 को समझते हैं. पार्ट नंबर 4 में है गुप्ता, हर्षा एंड मिसलेनियस किंगडम, जिसमें हम कालाब्राज, कादम्बाज एंड वेस्टर्न गंगा और 6 and 7 यहाँ पर ये किंगडम्स हैं. इनके हम बारे में हम पढ़ेंगे. नाउ ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. एंड देन अब हम समझेंगे कि हर पार्ट के अंदर सब पार्ट्स क्या हैं एंड देन हर सब पार्ट के अंदर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. तो समझते हैं. हम पार्ट नंबर 1 को लेते हैं सबसे पहले. पार्ट नंबर 1 विच इज स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड. इसमें इसको मैंने टोटल दिख रहा होगा 5 सब पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. सो सब पार्ट नंबर 1 जो है वो स्टोन एज है.
सब पार्ट नंबर 2 जो कि है IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, सब पार्ट नंबर 3 इज वैदिक एज, सब पार्ट नंबर 4 is Mahajanapadas and सब पार्ट नंबर 5 is religious movement during later Vedic age। तो ये पार्ट नंबर 1 के सब पार्ट्स हैं। तो पार्ट नंबर 1 के हमारे पास 5 सब पार्ट्स हैं और अब हम हर सब पार्ट के अंदर समझेंगे कि कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। इस तरीके से आपको याद रखने में बिल्कुल एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे जो करने पड़ते हैं हमें जब हम बुक पढ़ते हैं। तो सब पार्ट नंबर 1 हमारे पास है स्टोन एज। देखते हैं स्टोन एज के अंदर हम 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। इसको मैंने समराइज भी किया हुआ लास्ट में, आपको पूरा समझ में आएगा, आप बने रहिएगा मेरे साथ। स्टोन एज के 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है टाइमलाइन, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है पेलियोलिथिक एज, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है मेसोलिथिक एज एंड कॉन्सेप्ट नंबर 4 है नियोलिथिक एज। तो ये स्टोन एज के 4 कॉन्सेप्ट्स हैं और अब इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम इंफॉर्मेशन को डालेंगे। तो जब हम सिलेबस कवर करेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में पूरा सिलेबस कवर करूंगा मैं, तो जब हम सिलेबस कवर करेंगे तो उस टाइम पे हम इंफॉर्मेशन देखेंगे और इंफॉर्मेशन रिडंडेंट इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। ओके, सो स्टोन एज को मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नाउ ये था सब पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 का सब पार्ट नंबर 1। अब हम आते हैं सब पार्ट नंबर 2। सब पार्ट नंबर 2 कौन सा था? IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये रहा IVC। नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैंने टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। पहला है कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है वो चैल्कोलिथिक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो कि एग्रीकल्चर के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर कैसा था। देन हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आएंगे तो हम ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे कि IVC में ट्रेड कैसा था। देन कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आएंगे तो रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे कि IVC में रिलीजन का क्या सिस्टम, क्या सीन था। देन कॉन्सेप्ट नंबर 6 में आएंगे तो हम पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, कैसे उनके टाउन प्लानिंग के लिए, क्योंकि फेमस थी तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे आएंगे तो सील्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन हम कॉन्सेप्ट नंबर 8 में डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उनका डिक्लाइन और जो थियरीज हैं उनके डिक्लाइन के ऊपर, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स हैं सब पार्ट नंबर 2 के। देन हम आएंगे सब पार्ट नंबर 3 पे जो कि है वैदिक एज। वैदिक एज में टोटल 4 ही कॉन्सेप्ट्स हैं। ये है लेटर वैदिक पीरियड, पहला कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन टू वैदिक लिटरेचर। पहला कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन टू वैदिक लिटरेचर। दूसरा है ऋग्वेद के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक जो भी ऋग्वेद में है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आएंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे हम अर्ली वैदिक पीरियड एंड आर्यंस के बारे में। एंड देन कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। तो ये था सब पार्ट नंबर 3 और इसके हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। देन सब पार्ट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे महाजनपदास के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनपदा, कैसे जनपदास में बने और क्या क्या सिस्टम था जनपदास का, टैक्सेशन सिस्टम कैसा था और डिफरेंट थिंग। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आएंगे तो हम महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे, क्यों महाजनपदास, जनपदा से महाजनपदा बनने शुरू हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। देन हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे राइज ऑफ मगधा होता है 5 to 6 सेंचुरी या 4 सेंचुरी BC के बाद। ठीक, देन हम पढ़ेंगे रिलीजियस मूवमेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब पार्ट है ये, रिलीजियस मूवमेंट ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि न्यू रिलीजन्स जो लेटर वैदिक पीरियड में इमर्ज हुए थे, क्यों हुए थे, कैसे हुए थे, कौन कौन से हुए थे। देन हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो कि जैनिज्म है, तो जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 बुद्धिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। एंड देन हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4 आजीविकास। तो यहाँ पर हमने 5 सब पार्ट्स कवर कर लिए हैं। अब इसको मैं समराइज कर देता हूँ। ये रहा पार्ट नंबर 1 और उसका पूरा सिलेबस। तो सब्जेक्ट था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और उसका पार्ट नंबर 1 था स्टोन एज, IVC एंड वैदिक पीरियड। और ये हमने इस सब पार्ट नंबर 1 को कॉन्सेप्ट्स में तोड़ा था। कॉन्सेप्ट नंबर 1 था स्टोन एज, देन कॉन्सेप्ट नंबर 2 था IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन कॉन्सेप्ट नंबर 3 था वैदिक एज, कॉन्सेप्ट नंबर 4 था महाजनपदास
ऑन कॉन्सेप्ट नंबर 5 था रिलीजियस मूवमेंट ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। देन स्टोन एज को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, यहाँ दिख रहा है टाइमलाइन में। देन था पेलियोलिथिक एज में, मीजोलिथिक एज में, एंड देन लास्ट में था नियोलिथिक एज। तो ये टाइम स्टोन एज को मैंने ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। देन आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैंने फिर से 8 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। सबसे पहले हमने पढ़ना था चैल्कोलिथिक कल्चर, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इंपॉर्टेंट साइट्स, देन एग्रीकल्चर, ट्रेड, रिलीजन, टाउन प्लानिंग एंड आर्ट, सील एंड डिक्लाइन। तो ये आईवीसी को मैंने डिवाइड किया हुआ था। देन हम वैदिक एज में आएंगे। वैदिक एज को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। सेम इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक लिटरेचर, ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, देन अर्ली वैदिक पीरियड इन आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। देन महाजनपदास को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। इसमें हम पढ़ेंगे जनपदास के बारे में, महाजनपदास के बारे में, एंड राइज ऑफ मगधा। तो ये 3 पार्ट्स में 3 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया हुआ था सब पार्ट नंबर 4 को। देन सब पार्ट नंबर 5 इसको मैंने 4 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। पहला कॉन्सेप्ट था न्यू रिलीजन्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, दूसरा था जैनिज्म, तीसरा था बुद्धिज्म, एंड चौथा था आजीविका। तो ये पूरा जो भी समराइज किया हुआ मैंने, जो हमने पीछे देखा, पार्ट नंबर 1 को ऐसे मैंने समराइज किया हुआ है। अब वैसे पूरा सिलेबस को ऐसे समराइज करना था एक ही पेज में, पर एक्चुअली में स्पेस नहीं बन रहा था, इसीलिए ये लास्ट में मैं आपको चारों पार्ट्स को एक एक पेज में दिखाऊंगा ऐसे। तो ये हमारा पूरा समराइज मैंने ये यहाँ पे ही किया हुआ है पार्ट नंबर 1 को। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। तो ये रहा पार्ट नंबर 2 जो कि हमने शुरू में भी देखा था। पार्ट नंबर 2 था प्री मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो ये छोटा सा ही पार्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्री मौर्यन इन्वेजन्स के बारे में। तो ये पार्ट नंबर 1 के 4 सब पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला सब पार्ट है प्री मौर्यन इन्वेजन, दूसरा है दूसरा है मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा है सुंगा एंड कान्वा। इसको मौर्यन एम्पायर के अंडर भी पढ़ सकते हैं, अलग भी पढ़ सकते हैं, तो हम ऐसे पढ़ेंगे। वेदन सुंगा एंड कान्वा के बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन इन्वेजन। तो ये 4 पार्ट्स हैं। तो पहला जो सब पार्ट हमने, जो पार्ट नंबर 2 के 4 सब पार्ट्स थे, पहला सब पार्ट था प्री मौर्यन इन्वेजन। तो प्री मौर्यन इन्वेजन को मैंने 3 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया। कॉन्सेप्ट नंबर 1 था इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट नंबर 2 था ईरानियन इन्वेजन, एंड कॉन्सेप्ट नंबर 3 था मैसेडोनियन इन्वेजन। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दिस वे ऑफ कैटेगराइजेशन विल हेल्प यू नॉट ओनली रिमेंबरिंग द इंफॉर्मेशन, बट आपको जो लगता है ना कि सिलेबस बहुत, या हम सबको एक्चुअली में जो लगता है ना कि सिलेबस बहुत फास्ट है, वो जो साइकोलॉजी हमारी बनी हुई है वो बिल्कुल मिट जाएगी। यू विल हैव अ फ्रेम इन योर माइंड। आपके पास एक फ्रेम होगा और उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को फिल करते जाएंगे, आपको सिलेबस वास्ट नहीं लगेगा। और इसके अंदर हमें बहुत डीप नॉलेज नहीं डालनी, केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन ही डालनी है। तो सिलेबस वास्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वास्टनेस ऑफ सिलेबस इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग। केवल एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, बट एक्चुअली में सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है। मार्च से कॉन्सेप्ट नहीं उठाए जाते यूपीएससी में या किसी भी एग्जाम में। मार्च से थोड़ी कॉन्सेप्ट आएगा, मंगल ग्रह से कॉन्सेप्ट थोड़ी आएगा। कॉन्सेप्ट वही होते हैं जो हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वास्टनेस नहीं है, जो कहते हैं ना अंडर द सन कुछ भी पूछता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंडर द सन कुछ नहीं है ऐसा। अगर एग्जामिनर अंडर द सन क्वेश्चन पूछेगा तो वो जो क्वालिटीज जो एक कैंडिडेट में चेक करना चाहता है वो कैसे चेक करेगा? सो ये एक मिसकंसेप्शन है, एक साइकोलॉजी बनी हुई है कैंडिडेट्स की कि अंडर द सन कुछ भी पूछता है। नहीं, ऐसा नहीं है, एंड ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कैटेगराइज कर रहे हैं सिलेबस को, उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, एंड देन यू विल सी कि सिलेबस एंड पूरा सब्जेक्ट आपके कमांड में होगा। यू विल कमांड द सिलेबस, एंड दिस वे, इसी तरीके से हमें पढ़ना है, इसी तरीके से पढ़ने की ज़रूरत भी है, बिकॉज दिस इज द क्वालिटी। केवल किताबें पढ़ना इज नॉट अ क्वालिटी, और वही क्वालिटीज एग्जामिनर चेक करना चाहता है कैंडिडेट में।
सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अब हम दोबारा मुद्दे पे आते हैं। प्री मॉडर्न इन्वेजन को मैंने 3 कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया हुआ, मैं बता चुका हूँ। इंट्रोडक्शन था, ईरानियन इन्वेजन था एंड मैसेडोनियन इन्वेजन था। देन मॉडर्न एम्पायर जो कि सब पार्ट नंबर 2 था, उसमें टोटल 8 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ने। 8 या ये 6 भी हो सकते हैं क्योंकि सुंगा एंड कानवा सब पार्ट नंबर 3 में था, पर ठीक है यहाँ भी हम उसको ऐड कर सकते हैं, मैंने दोनों जगह किया हुआ है। मॉडर्न एम्पायर में हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 में पढ़ेंगे सोर्सेस, देन कॉन्सेप्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट किंग्स, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे अशोकाज इंस्क्रिप्शंस, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कि अशोका के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, देन कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कैसा था उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, देन कॉन्सेप्ट नंबर 6 में पढ़ेंगे फॉल ऑफ एम्पायर, एंड देन कॉन्सेप्ट नंबर 7 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 8 ये अलग से भी हम इसको डाल सकते हैं और इसमें भी डाल सकते हैं, मैंने दोनों जगह डाला हुआ है। कॉन्सेप्ट नंबर 7 में सुंगा एंड कॉन्सेप्ट नंबर 8 में हम पढ़ेंगे कानवास के बारे में जो कि मौर्य के बाद आए थे एम्पायर्स। ये सेम ही है जो पीछे मैंने बताया था। सुंगा एंड कानवा जो कि सब पार्ट नंबर 3 मैंने डिवाइड किया था, उसके 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक है सुंगा एक है कानवा, तो कि वहाँ भी डाल सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं, मैंने दोनों जगह किया हुआ है, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। देन लास्ट सब पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 2 का सब पार्ट नंबर 4, इसके मैंने 6 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें पढ़ेंगे हम, ये एक्चुअली पोस्ट मॉडर्न इन्वेजन जो हुए थे, जब मौर्य का डिक्लाइन हो गया था उसके बाद जो इन्वेजन्स हुए हैं उनके बारे में इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे इंडो ग्रीक्स जो आए थे इंडिया में, और कॉन्सेप्ट नंबर 3 में साकाज, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में पार्थियंस, कॉन्सेप्ट नंबर 5 में कुशान्स एंड कॉन्सेप्ट नंबर 6 में इंडो ससानियन। अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग है कि पहले इंडो ग्रीक्स आए थे, देन शाकाज आए थे, देन पार्थियन आए थे, देन कुशान्स आए थे, देन इंडो ससानियन आए थे। तो बिल्कुल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग है, इसलिए आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। Trust me, this categorization will help you in many ways. जो क्वालिटीज़ एक कैंडिडेट को चाहिए वो ये जो है ये जो पैटर्न है, जो तरीका है यहाँ पर समझने का, वो उन्हीं क्वालिटीज़ को डेवलप भी करता है। और इसमें बहुत सारी रिसर्च है पीछे PYQs की, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस। नाउ ये पार्ट नंबर 2 को मैंने समराइज किया हुआ है। पार्ट नंबर 2 एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 था, प्री मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इसके टोटल 4 सब पार्ट्स हैं एंड एवरी सब पार्ट विल हैव सम कॉन्सेप्ट्स। जैसे प्री मॉडर्न इन्वेजन जो सब पार्ट नंबर 1 था, इसके 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंट्रोडक्शन, ईरानियन इन्वेजन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन। देन दिस सब पार्ट नंबर 2 के भी हमारे टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे हम सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, अशोकाज इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, देन हम पढ़ेंगे फॉल ऑफ एम्पायर, देन हम पढ़ेंगे शुंगा एंड देन कानवा। सेम शुंगा एंड कानवा जो यहाँ भी था वो यहाँ भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, मैंने किया हुआ है। देन लास्ट पार्ट था पोस्ट मॉडर्न इन्वेजन और इसके टोटल 6 पार्ट थे, 6 कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, इंट्रोडक्शन, इंडो ग्रीक्स, साकाज, पार्थियंस, कुशान्स एंड इंडो ससानियन। तो ये पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 ये रहा, ये है एम्पायर्स इन साउथ इंडिया। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सातवाहनास, सब पार्ट नंबर 1, सब पार्ट नंबर 2 था संगमेश, देन हम पढ़ेंगे सब पार्ट नंबर 3 में चालुक्यास एंड देन सब पार्ट नंबर 4 में पल्लवास। अब हम हर सब पार्ट के अंदर कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो पहला सब पार्ट नंबर 1 था सातवाहनास एंड सातवाहना के अंदर हैं 6 कॉन्सेप्ट्स। पहला कॉन्सेप्ट है सोर्सेस, कि हमें सातवाहनास के बारे में किन सोर्सेस से हमें पता चलता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। देन हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आएंगे तो फेमस किंग्स के बारे में पढ़ेंगे। देन हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आएंगे तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। देन हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आएंगे तो सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ेंगे ड्यूरिंग सातवाहना पीरियड। देन हम कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आएंगे तो पढ़ेंगे रिलीजन के बारे में। एंड देन कॉन्सेप्ट नंबर 6 में आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज क्लियर, सातवाहना के बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। देन सब पार्ट नंबर 2
संगम एज इंपॉर्टेंट है। एंड संगम एज में टोटल हमारे पास 8 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है संगम लिटरेचर, कॉन्सेप्ट नंबर 1। इसमें हम संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। इस बार संगम लिटरेचर पे क्वेश्चन भी आया था 2023 में प्रीलिम्स में ऑब्वियसली। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे स्टेट फॉर्मेशन इन साउथ, क्योंकि साउथ में स्टेट फॉर्मेशन बाद में हुआ था, नॉर्थ में पहले हो गया था अगर हम टाइम लाइन पे चलें तो। देन हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 में जाएंगे और पढ़ेंगे अर्ली किंगडम्स ऑफ साउथ और सोर्सेस की अर्ली किंगडम कौन कौन से सुना होगा, चेरा, चोला एंड पांड्याज, उनके बारे में और कहाँ से उनके बारे में हमें पढ़ता है। अशोकास के जो एडिक्ट्स हैं उनमें भी उनका नाम लिखा हुआ था, तो उनके बारे में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे पांड्याज, चोलास एंड चेरास के बारे में। देन कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे पॉलिटी इन संगम एज। कॉन्सेप्ट नंबर 6 में आएंगे तो हम पढ़ेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। एंड देन कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे रिलीजन के बारे में। एंड कॉन्सेप्ट नंबर 8 संगम एज का कॉन्सेप्ट नंबर 8, इसमें है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑब्वियसली दोनों। तो ये हो गया सब पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। सब पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे चालुक्याज ऑफ बादामी। चालुक्याज ऑफ बादामी तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन चालुक्य ऑफ बादामी का। देन हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट किंग। देन हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेशन। देन हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे जाएंगे और पढ़ेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ चालुक्याज ऑफ बादामी। देन हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5 जिसमें हम पढ़ेंगे रिलीजन, उनके अंडर रिलीजियस पॉलिसी क्या थी। देन कॉन्सेप्ट नंबर 6 में जाएंगे तो पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ चालुक्य ऑफ बादामी। ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमें कल्चर में भी काम आता है, तो ये इसको हमें पढ़ेंगे अच्छे से। देन लास्ट सब पार्ट नंबर 4 ऑफ पार्ट नंबर 3 जिसमें है पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम। इसमें हम अगेन 6 कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड अर्ली पल्लवास। देन हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 में इंपीरियल पल्लवास और जिसको कहते हैं लेटर पल्लवास भी। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ अंडर द पल्लवास ऑफ कांचीपुरम। देन हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5 विच इज रिलीजन। एंड देन कॉन्सेप्ट नंबर 6 में आएंगे तो हम पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर पल्लवास ऑफ कांचीपुरम। तो ये सब पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो ये इसकी समराइज मैंने यहाँ पर किया हुआ है पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 था हमारा एम्पायर्स इन साउथ इंडिया। इनको मैंने 4 सब पार्ट्स में तोड़ा हुआ था, सातवाहना, संगमी, चालुक्य एंड पल्लवा। देन सातवाहना को हमने किया हुआ था सोर्सेस पढ़ने थे, फेमस किंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजन के बारे में एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। देन हम संगम एज पे आते हैं। संगम एज में हमारे पास टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है संगम लिटरेचर। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है स्टेट फॉर्मेशन इन साउथ। कॉन्सेप्ट नंबर 3 इज रिलीजियस अर्ली किंगडम्स ऑफ द साउथ एंड उसके सोर्सेस के बारे में। देन कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आते हैं तो हम पढ़ते हैं पांड्याज, चोलाज एंड चेराज। देन हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 में पॉलिटी इन संगम एज। कॉन्सेप्ट नंबर 6 था सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। कॉन्सेप्ट नंबर 7 था रिलीजन एंड कॉन्सेप्ट नंबर 8 था आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देन चालुक्यास ऑफ बादामी में 6 टोटल कॉन्सेप्ट्स थे। पहले इंट्रोडक्शन, फिर इंपॉर्टेंट किंग्स, देन एडमिनिस्ट्रेशन, देन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, देन रिलीजन, देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मैं तेज इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हम पीछे इनको देख चुके हैं, तो इसलिए मैं जल्दी इसको पढ़ रहा हूँ। देन पल्लवास ऑफ कांचीपुरम में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड अर्ली पल्लवास। देन हम पढ़ेंगे इंपीरियल पल्लवा और लेटर पल्लवा। देन हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर पल्लवास। देन हम पढ़ेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, देन रिलीजन एंड देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इसी के साथ सब पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया हमारा। लास्ट पार्ट विच इज दिस गुप्ता, हर्षा एंड मिसलेनियस विच इज पार्ट नंबर 4। इस पार्ट नंबर 4 को मैंने 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है गुप्ता, देन हम पढ़ेंगे हर्षा एंड देन मिसलेनियस किंगडम में, जो कि 6 किंगडम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे ना। पहला हमने पढ़ना है गुप्ता। तो गुप्ता जो है इसमें हम टोटल हमारे 7 कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, गुप्ता पीरियड का इंट्रोडक्शन। देन हम पढ़ेंगे सोर्सेस, कहाँ से गुप्ता पीरियड के बारे में हमें पता चलता है। देन हम पढ़ेंगे फेमस किंग्स के बारे में। देन हम पढ़ेंगे फॉल ऑफ एम्पायर। देन हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन।
देन हम आएंगे सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, एंड देन कॉन्सेप्ट नंबर 7 इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर. नाउ these are the concepts of Gupta. देन हम आते हैं हर्षा पे. हर्षा हैज 6 कॉन्सेप्ट्स. तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 था हमारा सोर्सेस, देन कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा हमारा राइज ऑफ एम्पायर, देन कॉन्सेप्ट नंबर 3 होगा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, देन कॉन्सेप्ट नंबर 4 होगा सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, देन कॉन्सेप्ट नंबर 5 होगा रिलीजन, एंड कॉन्सेप्ट नंबर 6 होगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर. देन लास्ट विच इज मिसलिनियस किंगडम्स में हम पढ़ेंगे महामेघवाना डायनेस्टी, देन हम पढ़ेंगे आंध्रा इक्ष्वाकुस, देन हम पढ़ेंगे वाकाटकास, देन हम पढ़ेंगे कालाब्रास, देन हम पढ़ेंगे कादम्बास, एंड देन हम पढ़ेंगे वेस्टर्न गंगास. तो ये पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है. इसको ऐसे समराइज किया हुआ मैंने, गुप्ता, हर्षा एंड मिसलिनियस विच इज पार्ट नंबर 4 ऑफ सब्जेक्ट एंशिएंट इंडिया. तो इसके सबसे पहले हम गुप्तास के बारे में पढ़ेंगे, तो इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सोर्सेस के बारे में, देन हम पढ़ेंगे फेमस किंग्स, देन हम पढ़ेंगे फॉल ऑफ एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ठीक, तो ये हो गया हमारा गुप्ता. देन हम पढ़ेंगे हर्षा में. हर्षा में सबसे पहले आते हैं हम सोर्सेस के बारे में, देन हम पढ़ेंगे राइज ऑफ एम्पायर, देन एडमिनिस्ट्रेशन, देन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, देन रिलीजन के बारे में, एंड देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के. ऐसे मिसलिनियस किंगडम में आते हैं तो महामेघवाना डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, आंध्रा इक्ष्वाकुस के बारे में पढ़ेंगे, वाकाटकास के बारे में पढ़ेंगे, फिर कालाब्रास के बारे में पढ़ेंगे, कादम्बास के बारे में पढ़ेंगे, एंड वेस्टर्न गंगास के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे. तो ये पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ पूरा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस विद द कॉन्सेप्ट्स हमें समझ आ चुके हैं कि हमें एक्चुअली में क्या क्या पढ़ना है. इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे बहुत सारे फ़ायदे हुए. पहला, एक फ्रेम बन चुका है आप हमारे माइंड में कि ओके इतना ही पढ़ना है. एक फ्रेम है जिसके अंदर अब हमें इंफॉर्मेशन फिट करनी है. तो पहला, मग अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें कॉन्शियसली किसी चीज़ को रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दूसरा, ये स्ट्रक्चर जो हमने तैयार किया है, ये जो साइकोलॉजी हमारी बनी होती है कि सिलेबस तो बहुत वास्ट है, इसके बाद ये क्योंकि सिलेबस समझ लिया तो 25% काम तो हो चुका है. 25% वर्क यू हैव डन, ओके फाइन, 25% काम हो चुका है. अब केवल 75% काम रहता है जिसको हम कॉन्सेप्ट के अंदर समझ के कर लेंगे. तो 25% काम था सिलेबस को ऑर्गेनाइज करना, सिलेबस को कैटेगराइज करके उसको समझना. तो और एक जो हमारा माइंडसेट है कि बहुत वास्ट है सिलेबस, वो भी ख़त्म हो चुका है. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिस कैटेगराइजेशन से या ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ने से हमें मिलते हैं. ओके, नाउ इस तरीके से पढ़ने से हमें मेंस में भी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि ये ऐसा ही है जैसे हम अपने वार्डरोब सजाते हैं ना, कि ठीक है कि ये जो है जूते हैं, जो जूते का अलग से हमारा एक प्लेस है, देन नए कपड़े के लिए प्लेस है, देन पुराने कपड़ों के लिए प्लेस है, जो घर में पहनने उनके लिए प्लेस है, या जो पुराने जूते हैं उनके लिए, या पार्टी वेयर उनके लिए अलग प्लेस हमने बना हुआ. ये ऐसे ही सेम कैटेगराइजेशन है, इससे हमें ढूंढना नहीं पड़ता. फिर वी हैव कैटेगराइज द सिलेबस, इन्फॉर्मेशन वहाँ फिट है. तो जब भी हमें मेंस में उच्च इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐसे हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस कैटेगराइज्ड है, हमने वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रखी हुई है. तो जब भी मुझे उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ से उठा के उसको फिट कर दूंगा इन माई आंसर. सो दिस वे ऑफ लर्निंग थिंग्स विल हेल्प यू इन मेंस ऑल्सो. एंड इस तरीके से हम सिलेबस को एंजॉय करेंगे, हम जर्नी ट्रैवल करेंगे सिलेबस के साथ. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो एग्जाम पैटर्न है, यू हैज टू मेक अ जर्नी विद द सिलेबस. केवल बुक्स पढ़ने से काम नहीं बनेगा, ट्रस्ट मी. ओनली रीडिंग बुक्स विल नॉट सफाइस, क्योंकि रीडिंग बुक्स केवल वो नहीं चाहते कि जो केवल किताबें पढ़ते रहते हैं वो सर्विसेज में आ जाए. नहीं, बोर्ड ये नहीं चाहता यूपीएससी का. दे वांट यू टू
लर्न सम क्वालिटीज़, कुछ क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी, और उन क्वालिटीज़ के बारे में हम आगे जब मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें हम बात करेंगे। द एक्चुअली यूपीएससी व्हाट दे वांट टू चेक इन अ कैंडिडेट, व्हाट क्वालिटीज़ दे आर टेस्टिंग, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने पूरा सिलेबस को कैटेगराइज करना सीखा, कैसे हमें पूरे सिलेबस को ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना वो सीखा। ऐसे ही मैं अब जो मैंने पूरा सिलेबस तो कैटेगराइज कर दिया है, अब मैं इनकी एक्चुअली मैं वीडियोस बनाऊंगा इन दिस कॉन्सेप्ट्स, जो कॉन्सेप्ट्स हमने देखे, तो हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाएंगे और पूरा हम सिलेबस ख़त्म कर देंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। पहले मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कवर करूँगा क्योंकि बहुत फियर है इसका, एंशिएंट का, मिडिवल का, इवन आर्ट एंड कल्चर का बहुत फियर है मार्केट में। ये मैं चाहता हूँ कि ये फियर बिल्कुल हट जाए कैंडिडेट के दिमाग से। और एक फियर जो बिल्कुल हटना चाहिए वो है कि सिलेबस बहुत वास्ट है। नहीं, सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है, लिमिटेड है सिलेबस। ऐसे कैटेगराइज करना है सिलेबस को, हैफाजार्ड वे में पढ़ेंगे तो वास्ट तो लगेगा ही सिलेबस, हौच पौच तरीके से पढ़ेंगे तो लगेगा ही। एक ऑर्गेनाइज वे में पढ़ेंगे तो सिलेबस वास्ट नहीं लगेगा, और सब्जेक्ट कमांड जो है सब्जेक्ट की वो होगी हमारे हाथ में, पूरे कमांड होगा हमारा सिलेबस पे ऊपर। तो इसी तरीके से हमें पढ़ना है। नाउ इसके बाद मैं पूरे सिलेबस को कवर करूँगा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के, और ऐसे ही हर सिलेबस को हम कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। तो पहले हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को समझेंगे। एंड आई होप आपको पूरा समझ आया व्हाट एक्चुअली आई वांट टू कन्वे टू यू पीपल। एंड इसको लास्ट में मैं दिखा भी देखता हूँ कि कैसे मैंने इसको जैसे मैंने जो पार्ट्स को डिवाइड किया होता कैसे किया हुआ है। जैसे ये पार्ट नंबर 1 था, ये हमने देखा था पहले ही। एक्चुअली एक पेज में नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैंने इसको 4 पेजेस में बनाया हुआ है। अगर एक पेज में आता तो मैं एक ही पेज में बना देता, बट ये एक पेज में नहीं आया। तो पार्ट नंबर 1 का पेज है ये। देन पार्ट नंबर 2 ये वाला पेज है जो हम पहले भी देख चुके हैं इनको। तो ये है पार्ट नंबर 2। देन ये है पार्ट नंबर 3 और ये है पार्ट नंबर 4। तो टोटल सिलेबस जो है ये 4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया हुआ है। ये 4 फ्रेम्स जो हैं दिमाग में बिल्कुल फिट होनी चाहिए, जिससे कि हमें जो हम रट्टा लगाते हैं उसको लगाने की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े। एंड ट्रस्ट मी, यू हैज़ टू ट्रस्ट मी इन दिस। आपको मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा, एंड उसी से काम बनेगा, यू नो। तो ये मैंने पूरा सिलेबस को ब्रेक किया हुआ, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। दिस इज ऑल द सिलेबस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। And in last, I want to tell you that nothing in the life to be feared. It is only to be understood. जिस अंडरस्टैंडिंग की हमने शुरुआत में बात की थी। नाउ आज आपको समझ आ चुका होगा कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है क्या। इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग जो कि हमने आज डेवलप करी। आधा घंटा लगा हमें उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में, इवन 25 मिनट कहूँगा मैं, 25 मिनट्स। तो वो अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है, एंड देन यू विल अचीव इट। उस अंडरस्टैंडिंग को इम्प्लीमेंट करना है, एंड देन यू विल डेफिनेटली अचीव इट। सो नथिंग इन द लाइफ टू बी फियर्ड, it is only to be understood. Understanding is the master key, my friends. It is the understanding which will lead you to achieve the success. And I hope आपको ये सब समझ आया। Now please drop comments on a comment section ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आया या नहीं आया। सो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। तो आपको जो भी डाउट्स होंगे या जो भी होगा, या आपको जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा इसमें कंटेंट में या टीचिंग स्टाइल में, तो प्लीज़ ड्रॉप कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। मैं क्योंकि अभी शुरू ही किया तो मैं आपके आंसर्स भी दे पाऊँगा। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू सो मच।